नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण, प्रवक्ता जीव विज्ञान, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज के जीव विज्ञान शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर चर्चा करेंगे। और आज के हमारे चर्चा बिंदु हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी, सजात पुष्पी और परपरागण यानी परनिषेचन। तो सबसे पहले समझते हैं परागण क्या होता है यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक परागकण जिसके अंदर होते हैं नर युग्मक। अब क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक होते हैं तो इसलिए हम परागकण को नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, यानी कि ऐसी संरचना जिसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। और दूसरी तरफ यह है एक स्त्री केसर यानी कि पुष्प का मादा भाग। इसके अंदर होता है बीजांड और बीजांड के अंदर बनता है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक। और इसी के अंदर बनता है मादा युग्मक जिसे हम अंड कोशिका भी कहते हैं। अब हमारे पास दोनों युग्मक हैं, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, पर इन दोनों का मिलना आवश्यक है, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होगी और एक नया भ्रूण और उससे बीज विकसित हो पाएगा। और इसके लिए सबसे पहले परागकण को यानी कि नर युग्मकोद्भिद को अपने नर युग्मकों के साथ मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होगा और इस प्रकार एक सफर तय करना होगा। तो परागकण का इस प्रकार परागकोश से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। परागण की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। परागकणों का परागकोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। और इसके लिए पुष्पी पादपों में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं ताकि उनमें परागण की प्रक्रिया हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह प्रक्रिया दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों में हो सकती है या फिर एक ही पौधे के दो पुष्पों में भी हो सकती है। परागण के प्रकार, परागण मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा प्रकार है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी और दूसरा होता है सजात पुष्पी यानी जीटोनोगैमी। और परपरागण को हम परनिषेचन या जीनोगैमी भी कहते हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्वपरागण परिभाषित करते हैं, एक ही पुष्प या पौधे में पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है। यह आपको यहां पर एक पुष्प दिखाई दे रहा है जिसमें दो भाग हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। इस प्रकार से एक ही पौधे के परागकोश से उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकण अपना सफर तय कर सकता है। यह भी स्वपरागण का ही प्रकार है। और दूसरा, उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक भी परागकण अपना सफर तय कर सकता है। यहां पर पुष्प एक ही हो सकता है या दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पौधा हमेशा एक ही होगा। और ये दोनों ही घटनाएं स्वपरागण के अंतर्गत आती हैं। इसका पहला प्रकार है जिसे विस्तार से समझते हैं, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होना, यह कहलाता है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। एक ही पुष्प है जिसमें दो भाग हम जानते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर,
और इस प्रकार पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया परागकण, और ये है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। दूसरा है स्वपरागण का ही प्रकार सजात पुष्पी या जीटोनोगैमी। यहां पर परिभाषित किया जाए, एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना कहलाता है सजात पुष्पी परागण। एक पुष्प और उसी पौधे का दूसरा पुष्प, और इस प्रकार एक पौधे के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया ये परागकण, और इस प्रकार का स्वपरागण कहलाता है सजात पुष्पी या जीटोनोगैमी। स्वयुग्मन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, स्त्री केसर व पुंकेसर का साथ साथ परिपक्व होना। स्वयुग्मन के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण पौधों में केवल स्वयुग्मन ही संभव हो पाता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा होमोगैमी, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर जब साथ साथ परिपक्व होते हैं। हम जानते हैं कि स्त्री केसर के अंडाशय के भ्रूण कोश के अंदर बनते हैं मादा युग्मक, और पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं नर युग्मक। अब अगर ये दोनों युग्मक एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो स्वपरागण संभव नहीं हो पाएगा। अलग अलग समय पर अगर ये परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण किसी भी दशा में संभव नहीं है, और इनका साथ में परिपक्व होना कहलाता है होमोगैमी। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पुष्प के स्त्री केसर और इस पुष्प के पुंकेसर में युग्मकों को एक साथ परिपक्व होना पड़ेगा। परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास पास होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि अगर परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही सामने उपस्थित होंगे या पास पास होंगे तभी जाकर स्वयुग्मन संभव हो पाएगा। कुछ पौधे जैसे कि वायोला, जिसे हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना, जिसे हम कॉनकोआ भी कहते हैं, ये दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं उन दोनों पुष्पों को, कैस्मोगेमस फ्लावर यानी कि उन्मील परागणी पुष्प, और दूसरा जो बंद प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर या अनुन्मील्य परागणी पुष्प। क्या विशेषता है इन दोनों की? जो कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो अनावर्त यानी कि खुले होते हैं और इनमें स्वयुग्मन कम ही होता है। अगर पुष्प खुला है तो जाहिर सी बात है उसके परागकण किसी अन्य पुष्प तक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस दशा में उसमें आवश्यक नहीं है कि स्वयुग्मन या स्वपरागण ही हो, उसमें परपरागण भी संभव हो सकता है। जबकि दूसरी दशा में आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से पुष्प बंद कलिका के रूप में है, और अगर वो बंद कलिका के रूप में है, बंद पुष्प कलिका अवस्था में ही परागण कर लेंगे और परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे, और इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण ही होगा। क्योंकि ये पुष्प बंद है तो परागकण किसी अन्य पुष्प तक जा ही नहीं सकते हैं। अब समझते हैं स्वपरागण के महत्व, जिसमें हम लाभ और हानि दोनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाभ देखते हैं। पहला है परागकण नष्ट होने की संभावना कम होती है। बहुत ही सामान्य बात है कि अगर परागकण को किसी अन्य पुष्प या पौधे तक जाना ही नहीं है, केवल उसी पुष्प तक रहना है, तो उसकी नष्ट होने की संभावना कम ही है। कोई लंबा सफर उसे तय नहीं करना है। दूसरा है परागकण की सुनिश्चितता अधिक होती है, क्योंकि लंबा सफर नहीं है, परागण की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक है। शुद्ध वंश क्रम पाया जाता है, क्योंकि परागकण केवल अपने ही पौधे के पुष्प तक सीमित है, तो बाहर से कोई जीन्स या जीनोटाइप पौधे में मिश्रित नहीं होता है और वंश क्रम शुद्ध बना रहता है, यानी कि संतानें बिल्कुल अपने पेरेंटल जनरेशन की तरह होती हैं। कुछ हानियां भी हैं स्वपरागण की। सबसे पहले नए लक्षण नहीं आते हैं। अगर बाहर से कोई परागकण आ ही नहीं रहा है तो नए लक्षणों का आना संभव नहीं है, और ये
जैव विकास की प्रक्रिया के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। रोग प्रतिरक्षा में कमी। अगर पौधे में लगातार एक ही लक्षण है, एक ही जैसे लक्षण आगे भी बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नए नए पैथोजेंस या रोग कारकों से लड़ने की क्षमता उसमें विकसित नहीं हो पाएगी। अंतः प्रजनन अवसादन। कभी कभी लगातार स्वयुग्मन या स्वपरागण से पौधे में कुछ उत्परिवर्तन या म्यूटेशन भी पैदा हो सकते हैं। उत्पादन व गुणों में कमी। लगातार एक ही प्रकार से प्रजनन करते हुए या एक ही लक्षणों के साथ संतति को आगे बढ़ाते हुए पौधे के उत्पादन और गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। ये थे स्वपरागण के महत्व, जिसमें लाभ और हानियों को दोनों को समझा। अब समझते हैं परागण के दूसरे भाग, जो है परपरागण। परागकोश यानी एंथर के स्फुटन से पराग कणों का उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। इसे परनिषेचन या जीनोगैमी भी हम कहते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं दो अलग अलग पौधे और उनमें पुष्प। हालांकि ये दोनों पौधे एक ही प्रजाति के होंगे और तभी जाकर इस प्रकार से इनमें परपरागण होगा, यानी कि एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचेगा पराग कण, और इस घटना को हम कहेंगे परपरागण। परपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं? सबसे पहले है विषम काल परिपक्वता, जिसे हम कहते हैं डाइकोगैमी। परागकोश एवं वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अगर परागकोश जिसमें कि नर युग्मक बनेंगे और वर्तिकाग्र जहां तक वो पहुंचेंगे, अगर ये अलग अलग समय पर परिपक्व हुए तो स्वयुग्मन हो ही नहीं सकता। इसमें केवल और केवल परपरागण ही होगा। उदाहरण है कॉटन एवं सनफ्लावर के पुष्प। इनमें अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं परागकोश एवं वर्तिकाग्र। दूसरा है स्वबंध्यता यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। ये परपरागण के लिए दूसरी आवश्यक परिस्थिति है। किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते। जैसे कि उसका उदाहरण है ऑर्किड। इसमें होता क्या है कि अगर परागकण उसी पुष्प पर यानी कि अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो वो वहां पर अंकुरित होता ही नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसे बैरियर या अवरोधक होते हैं जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाता है, और इस घटना को कहते हैं स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। परपरागण के लिए और परिस्थितियां क्या क्या हैं? विषम वर्तिकात्व यानी कि हेट्रोस्टाइली। स्त्री केसर व पुंकेसर की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर की लंबाई अलग अलग हो उसे कहते हैं हेट्रोस्टाइली। इसके उदाहरण है प्राइम रोज और ऑक्जेलिस। चित्र से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पुष्प में आपको दिखाई दे रहा है पुंकेसर और स्त्री केसर जिनकी लंबाई भिन्न भिन्न है। यहाँ पर स्त्री केसर की लंबाई कम है और पुंकेसर की अधिक, और इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं थ्रम फ्लावर्स। अब अगर यहाँ पर परागकण बन रहे हैं परागकोश में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि स्त्री केसर की लंबाई बहुत कम है तो उनके यहाँ तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये एक ही समान लंबाई पे होते तो आसानी से वो वहां तक पहुंच सकते और स्वपरागण हो पाता, पर इस कंडीशन में ज्यादातर या पूर्णतः परपरागण ही संभव है। दूसरी कंडीशन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्त्री केसर की लंबाई अधिक है और पुंकेसर की कम। तो यहाँ पर तो परागण ऊपर की तरफ उड़कर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, यह असंभव है, और यहाँ पर भी परपरागण ही संभव हो पाता है। तो थ्रम फ्लावर और पिन फ्लावर में परपरागण हो सकता है और इस घटना को हम कहेंगे विषम वर्तिकात्व। अगली जो परिस्थिति है वो है पुष्प एक लिंगी होता है यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि या तो उसमें स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर। उदाहरण है सहतूत और पपीता। अगली जो परिस्थिति है कैस्मोगेमस फ्लावर, यानी कि पुष्प खुले होते हैं, अर्थात परागकण उस पुष्प से किसी अन्य पुष्प तक जाने के लिए स्वतंत्र होता है।
और अधिकांशतः इनमें परपरागण होता है। अगली जो परिस्थिति है बंधन युति, जिसे हम कहते हैं हर्कोगैमी। इसमें परागकोश व वर्तिकाग्र के बीच कोई भौतिक अवरोध होता है, यानी कि कोई फिजिकल बैरियर होता है, जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। यहां पर आप इमेज से इसे आसानी से समझ सकते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में एक संरचना होती है पॉलिनिया या पॉलिनियम। जब वो संख्या में एक हो तो पॉलिनियम उसे कहते हैं। इस संरचना में आप देखते हैं कि ये एक बैग जैसी संरचना होती है जिसके अंदर होते हैं परागकण। एक थैले की तरह संरचना है जिसके अंदर परागकण भरे हैं या समूह में एकत्रित हैं। अब ये पूरी संरचना अगर उसी पुष्प के या उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो वहां पर ये आगे नहीं हो पाता है, यानी कि अंकुरित परागकण नहीं हो पाते हैं, और इसे हम कहते हैं हर्कोगैमी। और जब तक कि हवा इस पूरी संरचना को कहीं अन्यत्र पुष्प पर ना लेकर जाए, ये बैरियर यानी पॉलिनियम इन परागकणों के ऊपर रहता है। पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को हमने समझा। अब जानते हैं पर परागण के महत्व, जिसमें हम लाभ और हानियां दोनों को समझेंगे। सबसे पहले लाभ, उत्पादकता बढ़ सकती है। पर परागण जब भी होता है तो पुष्प में परागकण के अंकुरित होने के चांसेस अधिक होते हैं और पौधे में उत्पादकता बढ़ जाती है। पादपों में नए गुण विकसित होते हैं। उत्पादकता तो हो गई, पादपों में नए गुण भी विकसित होते हैं, क्योंकि बाहर से परागकण नए जीनोटाइप लेकर आता है किसी अन्य पुष्प से, तो जाहिर सी बात है नए संयोग या कॉम्बिनेशन बनते हैं और पुष्प या आने वाली संतति पीढ़ियों में नए लक्षणों का निर्माण होता है, जो कि जैव विकास के लिए आवश्यक भी है। अगला है लाभ, पादपों में विभिन्नताएं आती हैं। नए लक्षण आते हैं तो विभिन्नताएं आएंगी, जो कि जैव विकास का आधार है। इसकी कुछ हानियां भी हैं पर परागण की। पहला है, अधिक मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता होती है। अब यहां पर क्योंकि पराग कण को एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प तक एक लंबा सफर तय करना हो सकता है, चाहे वो हवा के माध्यम से, कीट पक्षी या जल के माध्यम से हो, तो इस सफर में उनके नष्ट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसलिए पराग कणों को बहुत अधिक मात्रा में बनाना होता है। दूसरा है, पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि लंबा सफर है, जैसे कि अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा, तो नष्ट होना भी इनका एक आम बात होती है। अगला है, पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता, क्योंकि यहां पर दो पौधों के लक्षण मिश्रित होते हैं, तो शुद्ध वंशक्रम पौधे में नहीं बना रहता अगर हमें उसकी आवश्यकता हो तो। और अगला है, हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि बाहर या किसी अन्य पौधे के पुष्प से आने वाला परागकण हमेशा अपने साथ कोई उपयोगी या अच्छा लक्षण लेकर आए। हो सकता है उसमें कोई हानिकारक लक्षण भी आ जाए और ये इसकी हानि हो सकती है पर परागण की। तो आज की कक्षा में हमने जो भी सीखने का प्रयास किया, देखते हैं हम कितना समझ पाए हैं। पोलेनिया किस पादप में पाई जाने वाली संरचना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि पोलिनिया कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में पाई जाने वाली एक थैलीनुमा संरचना है, जिसमें समूह में परागकण रहते हैं और ये स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के मध्य एक भौतिक अवरोध की तरह कार्य करती है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन से पादप हैं? जब हमने पढ़ा था पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को, तो उसमें से ये भी एक था, और सहतूत और पपीता के उदाहरण हमने वहां पर देखे थे। अगला है, विषम वर्तिकात्व से आप क्या समझते हैं? तो दो चित्रों की सहायता से इसे हमने समझा था। स्त्री केसर और पुंकेसर की लंबाई जब भिन्न भिन्न होती है, इसी घटना को विषम वर्तिकात्व कहते हैं। तो आज के शिक्षण में हमने चर्चा की परागण क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया, स्वपरागण क्या होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी एवं परपरागण या परनिषेचन। आज की कक्षा में
हमने जो भी सीखा उसके आधार पर आप स्वयं जानने का प्रयास करेंगे कि पता कीजिए कि परागकणों को मधुमक्खी पालक किस प्रकार एकत्रित करते हैं। आप अपने नजदीक जहां भी मौन पालन होता है या मधुमक्खी पालन होता है वहां जाकर पता करने का प्रयास करेंगे कि वो लोग किस प्रकार से परागकणों को एकत्रित करते हैं और क्यों करते हैं, या किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंच सकते हैं। हमने परागण तो पढ़ लिया कि एक परागकण को दूसरे पुष्प या पौधे तक जाना पड़ सकता है, पर वो किस प्रकार जाएगा इस पर आप खोज करने का प्रयास करेंगे। तो आज के जीव विज्ञान शिक्षण में इतना ही। धन्यवाद।